हेलो दोस्तों, वेलकम इन सोनी क्लासेस। सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज हमारा टॉपिक है डंपिंग एंड एंटी डंपिंग। बार बार हम इस टॉपिक के बारे में सुनते रहते हैं। ये चर्चा में रहता है कि चाइना हमारे इंडिया में डंपिंग कर रहा है और हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार, वो इस पर एंटी डंपिंग लगाती है। पर कई बार हम समझ नहीं पाते कि डंपिंग होता क्या है। तो जिसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि डंपिंग एक्चुअली क्या होता है। इस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट डंपिंग क्यों लगाती है, डंपिंग चाइना करता है कि इंडिया करता है, चाइना करता है तो चाइना क्यों डंपिंग करता है, और इंडिया उस पर एंटी डंपिंग क्यों लगाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना डंपिंग भी लगाए, एंटी डंपिंग दोनों लगा दे, मतलब डंपिंग एंटी डंपिंग दोनों चाइना लगा दे, या दोनों सेम कंट्री। ऐसा होता है कि नहीं होता, इस पर भी हम बात करेंगे। बाय द वे, सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे लेक्चर्स आपको अगर यूज़फुल लगें तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो हम बढ़ते हैं डंपिंग एंटी डंपिंग के बारे में। तो जो डंपिंग होता है एक्चुअली, द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री, टू अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट चार्ज इन इट्स ओन होम मार्केट, राइट। इसको अब ध्यान देना, प्राइस लोअर देन द प्राइस इट चार्ज इन इट्स होम मार्केट मीन्स लाइक जैसे हमने उदाहरण लिया कि चाइना इंडिया में डंपिंग करता है, तो चाइना इंडिया में डंपिंग करता है तो वो क्यों करता है और प्राइस कैसे करता है कि जो उस कंट्री में चाइना अपने मार्केट में जिस प्राइस पर गुड्स को बेच रहा है उससे लोअर प्राइस पर इंडिया में बेचेगा। लोअर प्राइस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि चाइना अपनी देश में, अपनी कंट्री में 100 रुपये का कोई गुड्स बेच रहा है, तो वही गुड्स इंडिया में वो कितने का बेचेगा, 100 से कम में, लेट से 80 रुपये का बेचता है। तो वो कम में क्यों बेचता है? अगर वो कम में बेच रहा है तो उसको चाइना को क्या फ़ायदा हो रहा, आगे देखते हैं। डंपिंग इज द सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल प्राइस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड ये प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है कि अपने कंट्री में अलग कर रहा है, दूसरी कंट्री में अलग प्राइस पर बेच रहा है, ठीक। डंपिंग इज अ लीगल टर्म। क्या है क्या ये? WTO के रूल के अकॉर्डिंग डंपिंग इज इलीगल ओनली इफ द फॉरेन कंट्री हैज कैन रिलायबली शो द नेगेटिव इफेक्ट। अगर फॉरेन कंट्री उस पर नेगेटिव इफेक्ट जब शो कर रही है तो ही हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम द डंपिंग कंट्री यूज टैरिफ एंड कोटा। ये अदर कंट्री करती है। लाइक यहाँ पर उदाहरण हम ले रहे हैं कि चाइना जो है डंपिंग करता है इंडिया में, तो ये जो ट्रेड टैरिफ एंड कोटा ये जो अप्लाई होगा ये दूसरी कंट्री करेगी। इंडिया में करना तो इंडिया करेगी इन केस, राइट। तो वही जो टैरिफ एंड कोटा अप्लाई होता है उसी को हम एंटी डंपिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंटी डंपिंग क्या होता है। एंटी डंपिंग इज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव मेजर होता है। इट इम्पोज्ड बाय द डोमेस्टिक कंट्री ऑन अ फॉरेन गुड्स। अभी मैं बताया ना कि ये डोमेस्टिक गवर्नमेंट अथवा डोमेस्टिक कंट्री करती है फॉरेन गुड्स पर एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्ज इन इट्स ओन मार्केट। जैसा उदाहरण दिया आपको कि चाइना 100 रुपये का अपने देश में अगर उसकी कीमत है तो वो इंडिया में 80 रुपये के बेचता है, उसी के अकॉर्डिंग करता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द रेमेडी टू डिस्टोर्टिव ट्रेड which arise due to dumping of a goods. This tool of a fair competition permitted by WTO। इसको WTO परमिटेड करता है फेयर कंपटीशन के लिए, अनफेयर के लिए नहीं। ध्यान देना है क्योंकि मेन पॉइंट्स जो होते हैं इसी पर क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग परस्पेक्टिव एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन रिड्यूस इंटरनेशनल कंपटीशन। ये क्या करता है? जो रिड्यूस करता है इंटरनेशनल जो ट्रेड का कंपटीशन होता है ना ट्रेड में, उसको रिड्यूस करता है, राइट। अब हम इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं कि डंपिंग एंटी डंपिंग में क्या डिफरेंस होता है। और डंपिंग तो हम देख ही चुके हैं, एंटी डंपिंग देख चुके हैं कि डंपिंग एक कंट्री करती है और जिस पर वो डंपिंग करती है वो दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट एंटी डंपिंग लगाती है। अब एंटी डंपिंग क्या होता है? एक काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी बार बार सुनने को मिलता रहता है, तो हम काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी देख लेते हैं क्या होता है। काउंटर वैलिंग ड्यूटी इज ए कस्टम ड्यूटी on those goods that have received some kind of government subsidy whether in the originating or exporting country।
ये एक तरह की सब्सिडी होती है जो गवर्नमेंट किसी भी रूप में देती है, राइट, वो चाहे ओरिजिनेट हुआ हो उस कंट्री से अथवा वो उस कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा हो, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। पर एज एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इज अ फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि ये एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, मतलब प्रोटेक्टिव मेजर होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी बाय द कंट्री अथवा होम गवर्नमेंट। इट एक्चुअली प्रोवाइड प्रोटेक्शनिस्ट अगेंस्ट डंपिंग ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस सब्सटेंशियली लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। अभी अपन ने यही देखा, राइट। अब इसके लिए हम कुछ सनसेट क्लास देख लेते हैं कि ये कब तक वैलिड रहता है, राइट, कि जो डंपिंग है, डंपिंग के अगेंस्ट एंटी डंपिंग कंट्री जब लगाती हैं तो वो कब तक वैलिड रहता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जनरली ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक। कब तक, जब तक अगर उसके पहले 5 साल के लिए वैलिड है, बट अगर 5 साल के पहले यदि उसको रिवोक नहीं किया गया है तब तक 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब 5 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। और उस वो जो 5 साल है उसके फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सनसेट और एक्सपायरी रिव्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन को उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब जब 5 साल है तो 5 साल को 10 साल भी बढ़ाया जा सकता है, 15 साल भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और 5 साल का मेजर है, 5 साल के पहले अगर उसको हटा दिया तो 5 साल के पहले हट जाएगी, ठीक। विच अथॉरिटी इन इंडिया एडमिनिस्टर ट्रेड रेमेडियल मेजर लाइक एंटी डंपिंग, कौन सी अथॉरिटी इंडिया में इसको मेजर करती है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी अपेक्स नेशनल अथॉरिटी है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है, ठीक। एडमिनिस्टर ऑल ट्रेड ऑफ रेमेडियल मेजर, ट्रेड रेमेडियल मेजर जो होता है इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, एंटी डंपिंग होते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है एंड सेफगार्ड मेजर होता है, राइट। इट्स जॉब इज टू प्रोवाइड ट्रेड डिफेंस सपोर्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू द एक्सपोर्टर, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, डीलिंग विद द इंक्रीजिंग इंस्टेंस, ये होता है, ठीक। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमने टॉपिक पढ़ा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं ना तब तक हमें ना फंडे कुछ क्लियर टाइप के नहीं होते। तो हमने जो पहले पढ़ा वो आपको दिमाग में रखना है, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए और माइंड में रखना है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। ये देख लेते हैं कि ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया है। इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। TFA is part of WTO Bali Ministerial Package 2013. TFA came into force in January 2016. आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड इसको अटेम्प्ट करिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक। चलिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, WTO, इसको बिल्कुल इंडिया ने रेटिफाई किया है। TFA इज पार्ट ऑफ बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज हुआ था 2013 में, उसका पार्ट है TFA। TFA कम इनटू फोर्स इन 2016, ये नहीं है, 2016 नहीं है, ये दूसरी डेट है। देखिए, TFA इंटर इनटू फोर्स 2017, ये जो TFA जो है वो 2017 में आया था, आफ्टर 2/3 ऑफ द WTO मेंबरशिप कंप्लीटेड देयर डोमेस्टिक रेटिफिकेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट को मैं हाईलाइट भी किया हूँ, बट आपको ध्यान रखना है वहाँ हाईलाइट हो या ना हो कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक। आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी द अपेक्स नेशनल अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच एडमिनिस्टर्ड ऑल ट्रेड रेमेडियल मेजर इंक्लूडिंग डंपिंग, ठीक। डंपिंग इज एबिलिटी टू फ्लूड अ मार्केट विद प्राइस दैट आर ऑफन कंसिडर अनफेयर। सी, WTO एग्रीमेंट रेगुलेट द एक्शन ऑफ अ कंपनी इंगेज्ड इन द डंपिंग, के WTO रेगुलेट करता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन रिड्यूस द इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। टाइम लीजिए आप 10 सेकंड के लिए पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद आप चेक करिए, ठीक। देखिए, क्या पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी अपन ने देखा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी इसके किसके अंडर आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एग्जैक्टली दिया है, विच एडमिनिस्टर्ड ऑल ट्रेड, ये बिल्कुल करेक्ट है। डंपिंग इज अ एबिलिटी ऑफ अ फ्लूड अ मार्केट विद प्रोडक्ट प्राइस दैट आर ऑफन कंसिडर अनफेयर, ये भी आपको समझ आया अब तक।
14 स्टेटमेंट देखते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन रिड्यूस द इंटरनेशनल ट्रेड कंपटीशन। यही तो इसकी प्रॉब्लम है, ट्रेड कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। डोमेस्टिक कंपनी अथवा डोमेस्टिक जो भी मार्केट मैन्युफैक्चरर हैं तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ये ट्रेड को रिड्यूस कर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो तीसरा स्टेटमेंट है सी, WTO एग्रीमेंट रेगुलेट द एक्शन ऑफ अ कंपनी इंगेज्ड इन द डंपिंग। नहीं, ये गलत है, WTO रेगुलेट नहीं करता है। देखिए, WTO एग्रीमेंट डज नॉट रेगुलेट द एक्शन ऑफ अ कंपनी इंगेज्ड इन द डंपिंग, डज नॉट रेगुलेट। It focuses on the how government can or cannot react to the dumping. It disciplines anti-dumping action and is often called anti-dumping duty. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन और समझा देते हैं। कुछ न्यूज़ में थे क्वेश्चन, मैं उनको आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये UPSC 2019 आई थिंक आया था। तो वो सिंगल लाइन क्वेश्चन था कि मतलब उसमें कुछ अपॉइंटमेंट का पूछा गया था। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 of the Company Act 2013, right? Bank Board Bureau was part of the Indradhanush Plan government. It will make recommendation for the appointment of whole-time director as well as non-executive chairperson of the public sector bank and state-owned institution. आप इसको 10 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करिए, चेक करिए। देखिए, BBB मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट ये इसके अंडर नहीं है, ये गलत है। ठीक, बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्लान, ये करेक्ट है। एंड इट विल मेक रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ होल टाइम डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, ये कुछ मैं एडवांस में एक्स्ट्रा में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे अभी ये 2020 का अभी रिसेंट का ये क्वेश्चन है, UPSC सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में ही आपको बताना है। ठीक है, गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ अ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा ये चीज़। बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजी एंड कैपिटल राइजिंग लोन। अब सोचिए, फिर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो मैं पढ़ते ही निकाल दिया, आप भी पढ़ के निकाल सकते हैं तुरंत कि गवर्नर ऑफ द RBI चेयरपर्सन नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन देखिए बाय एलिमिनेशन, तो पहला स्टेटमेंट आपने निकाल दिया, रंग कर दिया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल एक ही बचा, और ये दोनों रियली करेक्ट हैं एग्जैक्टली। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये अपन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हूँ। बैंक बोर्ड ब्यूरो एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी है एंड एडवाइजरी बॉडी भी है। स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट, कैसे? चेयरमैन इज द सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI गवर्नर डज नॉट हेड इट, राइट। तो इस तरीके से ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा यही जो कुछ लाइक सब्सक्राइबर हैं, इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और वो चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, वो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।